दोस्तों आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। तब ये महाविशालकाय जीव इस धरती पर राज किया करते थे। छिपकली के प्रजाति के ये दैत्याकार जीव कुछ हजार या लाख नहीं बल्कि पिछले 21 करोड़ सालों से इस धरती पर मौजूद थे। शक्तिशाली, खूंखार और बुद्धिमान ये जानवर जिनके सामने कोई भी जीव टिक नहीं पाता था। लेकिन उनको क्या पता था कि आने वाला कल उनके पूरे अस्तित्व को ही इतिहास बनाने जा रही थी। आखिर क्या हुआ था उस दिन जिससे इतने सालों में पनपा ये इकोसिस्टम पूरी तरह से खत्म होने वाला था, और कैसे उसके बाद से धरती पूरी तरह से बदल गई। ये जानने के लिए आइए हम आपको ले चलते हैं आज से ठीक 6.5 करोड़ साल पहले की दुनिया में और देखते हैं उस दिन का नजारा जब ये महाविनाश उनके घर पर दस्तक देने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये दिन भी किसी आम दिन की तरह ही था। आसमान साफ था और सूरज की पहली किरण के साथ ही शिकारी शिकार करने निकल चुके थे। आसमान में पंछियां उड़ रही थी और छोटे जानवर अपनी सर्वाइवल के लिए अपने अपने बिल में चिपके बैठे थे। और ठीक इसी समय आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ठीक हमारे सूरज की तरह एक और सूरज भी आसमान में अभी दिखने लग गया था। लेकिन मुसीबत ये थी कि ये धीरे धीरे करीब आते जा रहा था। तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से माउंट एवरेस्ट के साइज का ये एस्टेरॉइड पृथ्वी की ओर आ रहा था, और इससे निकलने वाली तेज रोशनी और गर्मी इतनी तेज थी इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज के साथ तकरीबन 800 किलोमीटर दूर खड़े ये एल्मेसोरस अंधे हो चुके थे और तापमान लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। एटमॉस्फेयर में मौजूद सारी नमी, बादलों में मौजूद सारा पानी, यहाँ तक कि पेड़ पौधों जीवों में मौजूद मॉइस्चर भी कुछ ही सेकंड में जलकर भाप बन जाता है। 1500 किलोमीटर के रेडियस में जो कोई भी जीव या पेड़ पौधे थे सब कुछ एक ही झटके में जलकर खाक हो चुके थे। आंखों को अंधा कर देने वाली तेज रोशनी से घबराए हुए डायनासोर अपने तरफ आने वाले इस अनजान रोशनी से किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए इससे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। और तभी गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरा ये एस्टेरॉइड धरती से टकराते ही लगभग 1000 करोड़ हिरोशिमा परमाणु से भी बड़ा विस्फोट हो जाता है और लाखों मेट्रिक टन पत्थर उड़ के स्पेस तक चले जाते हैं। कुछ पत्थर चांद और कुछ तो मंगल ग्रह तक भी चले जाते हैं। अब तक जो उड़ने वाले जीव इससे बच गए थे, मौत अब उनके भी साथ मंडरा रही थी। हवा में मौजूद ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिर रहा था और ठीक 40 मिनट बाद जो लाखों मेट्रिक टन पत्थर अभी स्पेस में थे वो धरती पर गिरना शुरू हो जाता है और एटमॉस्फेयर में घर्षण की वजह से वो आग के गोले में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे ही जो गोले जमीन पर गिरे उसमें कई लाख जमीनी जानवर मारे गए। जंगलों में लगी आग से जंगल में मौजूद सारे पेड़ पौधे जलने लग गए और जो गोले समंदर में गिरे उसमें मौजूद सल्फर की वजह से समंदर के पानी में भी सल्फ्यूरिक एसिड घुलने लग गया। वो पानी भी एसिडिक हो गया था और इसी के साथ बादलों में मौजूद सल्फर ने एसिड रेन की शुरुआत कर दी। इसमें समंदर में मौजूद लाखों क्रीचर्स मारे गए और यही दूसरी तरफ टकराव से पैदा हुए वेव्स रिक्टर स्केल में 11 तीव्रता वाली भूकंप ले आती है और इसी के साथ आती है समंदर में 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचे सुनामी की लहर और जमीन में शुरू हो जाती है लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली साइक्लोन। जो जानवर आग, सुनामी, भूकंप या तेज आंधी से बच गए थे वो ये नहीं जानते थे कि ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत ही थी। लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 13 लाख टन धूल के बादल अब पूरे पृथ्वी को ढकने वाला था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे जिसकी वजह से कई सालों तक पृथ्वी की सतह में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके वजह से इस काले अंधेरे धरती पर पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे, यानी वो प्रक्रिया जिससे पेड़ पौधे अपने लिए खाना बनाते हैं। सूरज की किरणें ना मिलने की वजह से सारे प्लांट्स धीरे धीरे मर रहे थे और इसी वजह से अब पूरा का पूरा फूड चेन कोलैप्स हो गया था और सूरज के ब्लॉक होने से पृथ्वी के टेम्परेचर में भारी गिरावट की वजह से पृथ्वी अब एक व्हाइट बॉल जैसी दिख रही थी। उस एक दिन में लगभग 75% आबादी खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये महाविनाश किसी के लिए महावरदान साबित होने वाला था। दोस्तों, जीवन अपने आप को बचाए रखने के लिए हमेशा नए नए रास्ते ढूंढ ही लेता है और जीवों से ज्यादा
प्लांट्स इसमें ज्यादा सक्षम होते हैं क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स जिससे वो हार्ड कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। और इसी की वजह से कुछ सालों बाद जब हवा में मौजूद धूल के कण और राख हटने लगे और एक बार फिर से सूरज की किरणें धरती के सतह को छू रही थी, तब धीरे धीरे धरती का आइस एज खत्म होता है और बर्फ के गलते साथ ही प्लांट्स के स्पोर्स अंकुरित होना शुरू हो रहे थे। जगह जगह नन्हे पौधे फिर से उगने लगे और वक्त के साथ देखते ही देखते अर्थ फिर से हरा भरा बनने लगा था। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल अब भरपूर मात्रा में था और आसमान फिर से एक बार नीला और साफ था। और इस हरी भरी दुनिया में अब सिर्फ कुछ चुनिंदा जीव ही बचे हुए थे जो अपनी अपनी गुफा या किसी ऊंची जगह में छिपे हुए थे और जानवर की लाश खाकर इतने लंबे समय से जिंदा थे। और वो थे मैमल्स यानी हमारे पूर्वज। अब डायनासोर्स का नामो निशान धरती से मिट चुका था और ये छोटे मैमल्स अब चैन की सांस ले सकते थे और अगले लाखों सालों तक धरती पर इनका वर्चस्व चलने जा रहा था। लेकिन इनमें कई तरह के एवोल्यूशन होना अभी भी बाकी था। धीरे धीरे ये मैमल्स आकार, खाना और एटमॉस्फेयर की नीड के हिसाब से अलग अलग प्रजाति में ढलने लगे और जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन भी बोल सकते हैं। और ऐसे ही धरती पर लाखों प्रजातियों के जानवरों का जन्म हुआ। लेकिन अभी भी हम इंसान नहीं आए थे। लेकिन नेचर तो पहले ही कुछ और ही लिख के बैठी थी। तभी तो आज से ठीक 35 लाख साल पहले अफ्रीका के पास धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स एक बार फिर से आपस में टकराते हैं और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण करते हैं। और ठीक यहीं पर रहते थे एप्स यानी बंदर, जो कि पूरे अफ्रीका के रीजन्स में पेड़ों में रहा करते थे। अचानक इनके आंखों के सामने बने इस वैली के कारण मॉनसूनी हवा अब इस पूरे रीजन तक पहुंच नहीं सकती थी, जिससे यहाँ मौजूद जंगलों में बारिश आनी बंद हो जाती है और धीरे धीरे यहाँ के जंगल भी सूखने लग गए थे। अब खाने की तलाश में इनको पेड़ों से नीचे उतरना था और अगले लाखों सालों तक उनके खान पान में बदलाव के साथ उनको जमीन पे रहने की आदत हो चुकी थी, जिससे उन्हें दूर से आता शिकार देखने और अपने शरीर के अधिक ऊर्जा को बचाने के लिए वो अब 2 पैरों पे चलना सीख चुके थे। समय के साथ साथ एवोल्यूशन की प्रक्रिया चलती रही और अब वो शिकार करने के लिए स्टोन्स का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। और इसी के साथ आता है ह्यूमन एवोल्यूशन का वो अध्याय जहां हमने पहली बार आग की खोज करी और खाना यानी मांस को आग में पकाकर खाना सीखा, जिससे हमारे एवोल्यूशन में तेज गति पकड़ी क्योंकि अब खाने को चबाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी और इससे वो ऊर्जा जो खाना खाने में खर्च हो जाती थी अब हमारे दिमाग के विकास में खर्च होने लगी और धीरे धीरे हमारा दिमाग आकार में बड़ा होने लगा। और ह्यूमन एवोल्यूशन के इस फेज को होमो इरेक्टस कहा जाता था। आग की खोज के बाद हमारे ये पूर्वज अब दूसरे जानवरों से कई गुना ज्यादा बुद्धिमान हो चुके थे और जिंदगी भी अब काफी आसान हो चुकी थी। आग उन्हें रोशनी, गर्मी और खतरनाक जानवरों से बचाती थी। अब वक्त था आपस में कम्युनिकेशन का। शिकार के दौरान हमारे पूर्वज एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए कुछ आवाज निकालने लगे और धीरे धीरे इससे बने शब्द और आखिर में बना लैंग्वेज। और ऐसे ही लाखों सालों के विकास के बाद आज से कुछ 3 लाख साल पहले एवोल्यूशन में हम बने यानी होमो सेपियंस। अब हमारे पास पिछले लाखों सालों की सर्वाइवल टैक्टिक्स, भाषा, वेपन्स, आग, वो सब कुछ था जिससे हम इस धरती पर मौजूद बाकी जानवर से कई गुना बेहतर बन चुके थे। फिर 70,000 साल पहले वो अफ्रीका से पूरे विश्व भर में फैलने लगे और तकरीबन 12,000 साल पहले उन्होंने धरती पर खेती करना शुरू किया। और ऐसे करते करते आज से 5,000 साल पहले मेसोपोटामिया, इंडस वैली तथा और भी कई रीजन्स में नई नई सभ्यताओं का विकास हुआ और आज हम इंटरनेट के आविष्कार करके पूरे दुनिया के कोने कोने तक इस वीडियो को देख सकते हैं, वो भी अपने घर पर बैठकर। लेकिन हम जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान जीव मानते हैं, अभी हमें महज कुछ लाख साल ही हुए हैं धरती पर आए हुए। वही डायनासोर्स ने 21 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया था। तो इस मामले में हमें अभी और लंबा सफर तय करना है। और इसी बीच अगर फिर से कोई एस्टेरॉयड धरती की तरफ आता भी है तो उससे हम कैसे बचेंगे? दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अगर इस पे कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड एक्टिव।